हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि बायोलॉजी के हर एक स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स बहुत कम ध्यान देते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग सभी को माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अपनी इस वीडियो को मैंने इसी वे में ध्यान रखते हुए बनाया है कि आप सभी को माइक्रोस्कोप की कंप्लीट नॉलेज मिले। ओके, और साथ ही साथ आप माइक्रोस्कोप को अच्छे से जान पाएँ। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूँ उनको आप नोट डाउन करते चलें, जो एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोप से पूछे जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है स्टूडेंट्स। आने वाले जस्ट कुछ दिनों में हम आपको बायोलॉजी के जो ऑल टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो विद बोर्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आगे वाली वीडियो हमारी जो आएंगी, एक दो वीडियो के बाद फिर वो बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहा है कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल स्टडीज़। तो यानी कि सेल की स्टडी करने में हमें कौन से टूल्स चाहिए, कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ बात करेंगे टूल्स की। किसकी? टूल्स की, क्योंकि माइक्रोस्कोप टूल्स में आता है। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स में हमारा आ जाता है होमोजेनाइजेशन, सेल्फ वैक्सीनेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, क्लियर। तो here we discuss about only for tools. So tools is that microscopy. Okay, so microscopy topic is here, so we will study about it. Okay, so next is that what is microscopy. So microscopy is the first powerful tool used in biological study. तो माइक्रोस्कोप फर्स्ट पावरफुल टूल है जिसको हम बायोलॉजिकल स्टडी में यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग माइन्यूट ऑब्जेक्ट। तो माइक्रोस्कोप का हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट हैं उनको मैग्नीफाई करने में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका यूज़ हम माइन्यूट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करने में करते हैं। तो माइन्यूट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है कौन? माइक्रोस्कोप। ओके, इसके बाद मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर इन यूज टुडे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप वी हैव यूज्ड एट दिस टाइम। ओके, सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज दैट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ओके, सो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, विच हैव यूज्ड इन लैब्स। जो भी हमारी लैब में रखा रहता है डायरेक्टली, जिसको हम लाइट का यूज़ करके देखते हैं, उसको हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्योंकि जब आप उसको देखते हो तो आपको उसका बैकग्राउंड वाइट दिखता है, ठीक है, वाइट और ब्राइट दिखता है, बहुत चमकदार दिखता है, तो इसलिए उसको हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके बाद क्या है कि जो हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, ओके, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एक कॉमन माइक्रोस्कोप है। ओके, यूज्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ साइंस के सभी स्टूडेंट्स का यूज़ करते हैं। इज़ द ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजोल्यूशन पावर। ओके, सो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की जो बात करें तो उसका जो सबसे बेस्ट एबिलिटी है वो क्या है? रिजोल्यूशन पावर। तो आप इसको बता सकते हैं कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है रिजोल्यूशन पावर पर काम करता है। ओके, तो रिजोल्यूशन पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसका जो ऑप्टिकल सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम मीन्स लाइट वाला सिस्टम है, लेंस वाला सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजोल्यूशन पावर की बात करते हैं। तो रिजोल्यूशन पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम टू डिस्टिंग्विश इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन इट्स फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो इसका मतलब है कि जो रिजोल्यूशन पावर है वो ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज को दिखा देता है। इसके बाद द रिजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई इज़ 0.1। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला है। ओके, तो ह्यूमन आई का जो रिजोल्यूशन पावर है वह 0.1 mm होता है, और माइक्रोमीटर में ये 100 माइक्रोमीटर होता है। और लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन स्टूडेंट्स 0.2 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका मतलब है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है, ठीक है, वो हमारी आइज़ से कम होता है। क्योंकि आइज़ का होता है कितना माइक्रोमीटर में?
आइज का होता है माइक्रोमीटर में कितना 100 और इसका कितना होता है 0.2 माइक्रोमीटर सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, वही इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, ठीक है। हैज़ टू लेंस सिस्टम, जिसमें टू लेंस सिस्टम मिलते हैं। अब लेंस सिस्टम को डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हो, लेंस सिस्टम जो है टू लेंस सिस्टम है, ऑक्यूलर लेंस सिस्टम और ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम। सो टू टाइप्स ऑफ लेंस, ऑक्यूलर लेंस, ओके। ऑक्यूलर लेंस को स्टूडेंट्स ये भी कहा जाता है आईपीस। तो ऑक्यूलर लेंस को आईपीस कहा जाता है, जो हमारी आईज के पास होता है, जिसमें हम झांक कर उस माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है वो यूज़ करता है विजिबल लाइट 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इतनी वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करता है। इसके बाद द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप इज अबाउट 2000 टाइम्स। तो जो इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि कितना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कर सकता है, तो ये मैग्निफिकेशन कितना कर सकता है 2000 टाइम्स उसको लार्ज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके, क्लियर। आई होप ब्राइट फील्ड आपका कंप्लीट हुआ, सबको समझ आ गए होंगे प्रोसेस सारी। तो ब्राइट फील्ड को डायरेक्टली एक में बताते हैं, ठीक है। ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका रिजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रोमीटर होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस सिस्टम होते हैं, जिसमें एक ऑक्यूलर लेंस और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट यूज़ करता है 4000 टू 7000 वेवलेंथ की, ओके। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो है इसका कितना है 2000 टाइम है, ओके। इसके बाद बात करते हैं किसकी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो देखो स्टूडेंट्स, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में अगर हम बात करें कि तो जिस तरह से ब्राइट फील्ड है तो वहाँ पर फील्ड कैसा होगा ब्राइट, डार्क में कैसा होगा फील्ड डार्क। तो डार्क में कैसा होगा बैकग्राउंड ब्लैक और ब्राइट में कैसा होगा बैकग्राउंड वाइट, ओके। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। कई बार क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कौन सा है, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द सैंपल इज व्यूड ओनली इन ओब्लिक रेज। अगर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को रेज ओब्लिक मिलेगी, ना तो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, कौन सी रेज चाहिए वर्टिकल रेज। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप वर्टिकल रेज का यूज करता है, ठीक है। इट पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग द सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया को किस माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो बैक्टीरिया के सस्पेंशन को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। इसके बाद डायरेक्टली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद अब यहाँ से ध्यान दें, द इमेज अपीयर ब्राइट, इमेज चमकदार दिखाई देती है किसके ऊपर, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर। यानी कि उसने डायरेक्टली बोला है कि जब लाइट पड़ती है माइक्रोस्कोप के लेंस पर तो इमेज जो है वो कैसी दिखाई देगी, ब्राइट दिखाई देगी ब्लैक बैकग्राउंड पर। नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ओके। इसको आप बहुत नाम सुना होगा इसको, और इसको पढ़ते भी हैं फेस कंट्रास्ट को, ठीक है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है जर्निक ने 1935 में दिया, ओके। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी किसने दिया, जर्निक ने, ओके। 1935 में इसको डिस्कवर किया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो जर्निक ने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को बताया था, ओके। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एनहांस करती है, ओके बच्चों। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एनहांस करती है किसको, कंट्रास्ट को। जैसे कि माइक्रोस्कोप के नाम में छिपा है फेस कंट्रास्ट, फेस मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, ओके। ऑब्जेक्ट को कंट्रास्ट करने वाला माइक्रोस्कोप है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एनहांस करता है किसको, कंट्रास्टिंग को, किसके बीच, सेल्स के एनवायरनमेंट के बीच, ओके, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड द सराउंडिंग्स। क्लियर पॉइंट है कि सेल के अंदर के भागों को देखने के लिए, सेल के अंदर के पार्ट्स को देखने के लिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है
लिविंग सेल के लिए। तो लिविंग सेल को देखने के लिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का हम यूज़ कर सकते हैं, या अनस्टेन्ड सेल, जिस सेल पर कलर या डाइज का प्रयोग नहीं किया गया है, उसको भी हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, माइक्रोस्कोप इनेबल्स वन टू सी माइटोकॉन्ड्रिया हम इसके अंदर देख सकते हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम इसके अंदर देख सकते हैं, न्यूक्लियोलिस के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गन्स को हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। इसके बाद इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी में क्या है, इंटरफेरेंस एक माइक्रोस्कोप है। तो स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप अगर आपको दिखाई दे तो मैं आपको बता दूं कि ये सेम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की तरह होता है, ओके। तो इंटरफेरेंस किसकी तरह होता है, सेम एज फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ओके। इसके बाद क्या है कि फेस कंट्रास्ट, देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ भी है कि इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। चलो हो गया। इसके बाद फेस कंट्रास्ट इंटरफेरेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं टू मेक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, यानी कि गिनना, ओके, कितना क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए, ओके, हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक चीज़ और इसने बताई है कि इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप दोनों में कौन सबसे बेस्ट है। तो फेस कंट्रास्ट में और इंटरफेरेंस में दोनों में जो बेस्ट है वो इंटरफेरेंस है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप हैज़ हाईली एक्यूरेट ऑप्टिकल बैलेंस अनलाइक फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लैंडमार्क्स आए माइक्रोस्कोपी में, तो जो मैं आपको बताता चलूँ आप उसको नोट करें, ओके। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, 1590 में हैंस जैनसन एंड जैकेरिस जैनसन ने, ठीक है, क्या किया था, कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो एच जैनसन एंड जेड जैनसन ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। ये दोनों फादर एंड सन थे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है कि गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था कि मेड माइक्रोस्कोप विद ग्रेटर मैग्नीफाइंग। इसने क्या किया था, ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, जो क्या करता है, आइज़ ऑफ इंसेक्ट की आइज़ को भी देख सकता था, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे मार्सेलो मैल्पिगी। तो जो मार्सेलो मैल्पिगी थे, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को यूज़ किया था किसके लिए, एग्जामाइन करने के लिए, किसको, स्लाइसेस ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू की स्टडी के लिए सबसे पहले मार्सेलो मैल्पिगी ने 1661 में क्या किया था, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। इसके बाद सभी जानते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप जो थे वो यूज़ किए, ओके, एंड एग्जामाइन द थिन स्लाइस ऑफ ड्राइड कॉर्क, और डिस्कवरी की किसकी, सेल्स की। इसके बाद एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, ठीक है, क्या किया था, मेड माइक्रोस्कोप विद मैग्निफिकेशन अप टू 300x। इन्होंने ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया कि जो कितना था, 300x, एंड फर्स्ट टू ऑब्जर्व स्पर्म। तो इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, स्पर्म को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, रोटिफर्स को, हाइड्रा को। तो इनको सभी को इन्होंने ऑब्जर्व किया, किस को, स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, हाइड्रा। तो ये सब जो है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया। इसके बाद बाकी नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट देखते हैं, तो ई एबे एक साइंटिस्ट थे, कौन, ई एबे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे। ऑयल इमर्जन का मतलब है कि ऑयल डालते हैं इस पर, सीडारवुड ऑयल, कौन सा, सीडारवुड ऑयल हम यूज़ करते हैं इस माइक्रोस्कोप में। तो अब क्या होता है कि अगर बात आए कभी कि ऑयल इमर्जन क्या होता है, तो जिन ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में ऑयल डालकर देखा जाता है, ऑयल उनके ऊपर डाला जाता है ऑब्जेक्ट के, तो ऐसे मैग्निफिकेशन को ऑयल इमर्जन मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा भी जाता है डायरेक्टली कि जो आपका टैम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था,
तो जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 1932 में एमनॉल एंड रस्का। देखो यहाँ पर अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर बात करें टैम, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं टैम और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों सेम है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। जिस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप लाइट का यूज़ करता है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। ओके, इसके बाद हमने पीछे बात करी थी इस बारे में कि जो एफ जेर्निक थे 1935 में इन्होंने एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी जिसको कहा जाता है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए मैक्स हैटिंगर, जिन्होंने क्या किया, डेवलप्ड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट माइक्रोस्कोप इज दैट पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप देखो आप डायरेक्टली अब समझना कि पोलराइजिंग का हम यूज़ कहाँ करते हैं। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप इज़ यूजफुल मेनली फॉर व्यूइंग हाईली ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें हाईली ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब वो हाईली ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिस्टल, बंडल, पैरेलल, फिलामेंट। तो सेल के क्रिस्टल्स, सेल के मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स, सेल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन के फिलामेंट्स, पर वो कैसे होने चाहिए, फिलामेंट्स पैरेलल होने चाहिए। ओके, इसके बाद द माइटोटिक स्पिंडल मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल मीन्स माइटोटिक डिवीज़न के टाइम, यानी कि माइटोसिस के टाइम जब दो सेंट्रोसोम के बीच स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो उनको देखने के लिए हम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसके बाद दिस माइक्रोस्कोप हैज़ 2 रोटेटिंग पोलराइजिंग डिवाइस। तो इस माइक्रोस्कोप में 2 रोटेबल पोलराइजिंग डिवाइस होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है पोलराइज़र, दूसरे को कहा जाता है एनालाइज़र। तो 2 तरह के डिवाइस हम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप, तो यहाँ से आप पॉइंट याद करेंगे कि अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप कितने एंगस्ट्रॉम की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप, दिस माइक्रोस्कोप यूजेस द यूवी रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ 1500 to 3500 एंगस्ट्रॉम। तो माइक्रोस्कोप यूज़ करता है यूवी रेज को कितना, 1500 to 3500 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद एज द ग्लास लेंस कैन नॉट ट्रांसमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ बिलो 4000 एंगस्ट्रॉम, ultraviolet microscope uses lens composed of fused quartz, calcium fluoride and lithium carbonate. तो 3 types of materials are present in the lens of ultraviolet microscope. First is fused quartz, calcium fluoride and lithium carbonate. Next is the important point and the application of ultraviolet microscope. So application is that the microscope is useful in the qualitative and some cases quantitative determination of nucleoprotein. तो अल्ट्रावायलेट का यूज़ हम न्यूक्लियोप्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी को डिटर्मिनेशन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप वाज डिस्क्राइब्ड बाय लहमन इन 1911। तो अगर बात आए कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप को डिस्क्राइब किसने किया, तो डिस्क्राइब लहमन ने 1911 में किया। और अगर बात आए किसने बनाया था, तो मैक्स हैटिंगर ने 1935 में, ठीक है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी को डिस्कवर किया, या इसको एक तरह से डिस्कवर किया गया था क्योंकि उनको काम करना था, ठीक है, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो किस लिए इन्होंने डिस्कवर किया था ये, तो इन्होंने हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन के लिए, किसके लिए, हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन। हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन का मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके, दिस माइक्रोस्कोप यूज यूवी लाइट हायर वेवलेंथ। तो इतने वेवलेंथ की लाइट ये यूज़ करता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और फ्लोरेसेंट डाइज का इसमें यूज़ होता है।
तो ये हमारे लगातार माइक्रोस्कोप, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्टडी। इसके बाद हमारा जो माइक्रोस्कोप बचता है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, एम नॉल एंड ई रस्का। तो नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। ओके, तो नॉल एंड रस्का ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। तो इन्होंने इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड ए फोकस्ड बीम। तो यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है, ये फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, इमेज को एनलार्ज करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम यूज़ करता है जो कि इमेज को एनलार्ज करती है ऑब्जेक्ट के। किसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को। इसके बाद इन दिस माइक्रोस्कोप द सोर्स ऑफ लाइट इज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 0.005 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं उसका वेवलेंथ 0.005 नैनोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टू मेजर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एम्प्लॉयड इन बायोलॉजिकल स्टडीज़। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ टैम जो ऊपर देखा था, और सेकंड इज़ सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद द टैम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो सैम और टैम में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, टैम माइक्रोस्कोप होता है। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ टैम इज़ 10 एंगस्ट्रॉम। तो जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम होती है। वेयर एज इट्स मैग्निफिकेशन इज़ 1 to 2 लाख टाइम्स। तो जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2000 टाइम मैग्नीफाई करता है, तो टैम जो है, ठीक है, वो कितना मैग्नीफाई करता है, 1 to 2 लाख टाइम। किसी ऑब्जेक्ट को 1 लाख से 2 लाख गुना रिजोल्यूट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। In order to be observed under the electron microscope, the specimen must first be dehydrated and then placed in a vacuum. तो देखिए, अगर टैम में आपको किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पेसिमेन को देखना है तो पहले उसे डिहाइड्रेट करना होगा और फिर उसको वैक्यूम में रखकर, और तब उसको बाद में देखा जाएगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर एग्जामाइनिंग द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। तो जो कि ये स्पेसिमेन, जो कि ये जो है सैम है, स्कैनिंग है, तो ये सरफेस ऑफ स्पेसिमेन को देखता है। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ सैम इज़ अबाउट 50। तो टैम की कितनी थी, 10 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसकी कितनी है, 50 एंगस्ट्रॉम। और ये जो है 20,000 टाइम्स इमेज को लार्ज कर देता है। अ रिलेटिव न्यू काउंटर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स लास्ट में एक नए एडवांटेज की बात, एक नए जो है अचीवमेंट की बात की गई है हमारे माइक्रोस्कोपी फील्ड में, जो है हमारा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप HVEM। तो ये आपने पहली बार सुना होगा, डेफिनेटली आई एम श्योर। तो HVEM जो है एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ ही मैं आपके लिए कुछ यूनिट्स लेके आया हूँ। ओके, तो इन यूनिट्स में आज आप अच्छे से यूनिट्स पढ़ लेंगे सारी। तो देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ओके, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। तो इस तरह से अगर आप जो है इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं जो मैंने आपको भी बताई, तो इन वैल्यूज़ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। ओके, और अगर आपको माइक्रोस्कोप का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी बायोलॉजी के और टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स मिल सकें। ओके, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल्स के साथ बायोलॉजी के एक न्यू एरा में। ओके, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।